Hello students, welcome again for the chemistry lecture. लास्ट लेक्चर में हम कहाँ तक आए थे? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेजोनेंस का स्टार्टिंग, रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था आपको. मैंने तभी भी आपको ये चीज़ कही थी कि रेजोनेंस में दो चीज़ों में वाइंड अप कर सकती थी, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट में वाइंड अप हो सकता था. But resonance is not all about just saying plus R effect and minus R effect. इसलिए हमने बहुत से बेसिक्स रेजोनेंस के प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने लिए हैं. ठीक है, अभी आज भी हम रेजोनेंस का ही टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं. रेजोनेंस जब ख़त्म हो जाएगा तब हम बाद वाले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे. उस दिन शायद से हमने देखा है कि रेजोनेंस जो होता है वो रेजोनेंस एग्जैक्टली कहाँ होगा, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था कि रेजोनेंस कहाँ हो सकता है. पाई बॉन्ड सिस्टम वहाँ पे होनी चाहिए, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम वहाँ पे होनी चाहिए, तो हम वहाँ पे रेजोनेंस हमें दिखाई दे सकता है. या ऐसा कोई एटम कि जो मल्टीपल बॉन्ड में कनेक्टेड हो, जिसके पास p ऑर्बिटल वहाँ पे प्रेजेंट हो, तभी भी हम ये बोल सकते हैं कि रेजोनेंस वहाँ पे हो सकता है. अब एक और पॉइंट है कि बहुत से पॉइंट्स हमने उस दिन डिस्कस किए थे. हमने ये डिस्कस किया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर लेके मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस कहाँ से इमर्ज हुआ है. बेंजीन में अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई देते. सिंगल बॉन्ड अगर आप देखते हो तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर समथिंग वो है, और डबल बॉन्ड की जो है वो वहाँ पे 133 पिकोमीटर समथिंग वहाँ पे दिखाई देती है. तो अगर हमने देखा तो एक्चुअल ये तो एक्सपेक्टेशन है हमारा कि इस तरीके से 154 133 दिखाई देनी चाहिए, बट एक्चुअल में बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से डबल और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कुछ अलग अलग आपको दिखाई नहीं देती. आपको क्या दिखाई देता है वहाँ पे? आपको ये दिखाई देता है कि ओवरऑल बॉन्ड लेंथ जो है वो वहाँ पे बेंजीन में सेम है कार्बन कार्बन बॉन्ड की, वेदर इट में बी डबल और वेदर इट में बी सिंगल. ठीक है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बेंजीन में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं. बेंजीन में क्या मिलता है? डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं. ये हमने देखा था और यही से वो इमर्ज हुआ है रेजोनेंस का जो भी एक कंसेप्ट है वो. ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन हमने किया था. उस पॉइंट में सबसे पहले मैंने ये कहा था कि रेजोनेंस कहाँ पे हो सकता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. सेकंड हमने ये डिस्कस किया था कि वहाँ पे जो भी एक रेजोनेंस हम दिखाते हैं दो स्ट्रक्चर में या तीन स्ट्रक्चर में, वट एवर इट में भी, वो रेजोनेंस जो हम दिखाते हैं इट इज़ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो वो जो रेजोनेंस हम दिखाते हैं तब कार्बन एटम की या बाकी के एटम्स की जो पोजीशन होती है वो पोजीशन वहाँ पे चेंज नहीं होती. चेंज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वहाँ पे चेंज होते हैं. एग्जाम्पल दे के भी मैंने आपको दिया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर निकालो, उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो चेंज करके दूसरा स्ट्रक्चर निकालो, और उस स्ट्रक्चर में आप खुद देख सकते हो कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आपको किस पोजीशन पे मिल रहा है. वहाँ पे कार्बन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, कार्बन की पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही. बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो. एटम होगा, एटम की पोजीशन वेदर इट में बी कार्बन और एनी अदर एटम, पोजीशन एटम की चेंज नहीं होती. वहाँ पे पोजीशन या वहाँ पे जो चेंज आपको दिखाई देता है वो पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके बारे में. इसलिए तो रेजोनेंस को कहा जाता है कि इट इज़ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और हमने ये भी देखा था वहाँ पे कि हमने रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में भी पढ़ा है. कहा था मैंने आपको रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, एग्जाम्पल दे के कहा था कि बेंजीन के अगर दो स्ट्रक्चर्स वहाँ पे प्रिपेयर हो रहे हैं, वो वहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है, वो उनको मर्ज करके हम एक वहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड. जहाँ पे बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड हमने कैसे तैयार किया था, एक हेक्सागोन था और हेक्सागोन में डॉटेड सर्कल हमने वहाँ पे दिया था. ये था वहाँ पे बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर. उसके बारे में हमने कंसेप्ट पढ़ी. उसके बाद हमने कंसेप्ट जो पढ़ी है वो इट इज़ ऑल अबाउट रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन एनर्जी, और सिंपली वी कैन से रेजोनेंस एनर्जी.
रेजोनेंस एनर्जी एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी दोनों सेम है। ये क्या है वहाँ पे, ये हमने देखा था कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी और यू कैन से रेजोनेंस एनर्जी, ये क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो और उसका जो हाइब्रिड बनता है वो, उनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और मैंने यहाँ तक भी आपको कहा था कि रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस लीड्स टू स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल। एक्चुअल आपका जो मॉलिक्यूल है, हमने बेंजीन कंसिडर किया था तो बेंजीन कंसिडर करो, बेंजीन वहाँ पे अगर होगा तो वहाँ पे उसका स्टेबलाइजेशन जो है वो किसकी वजह से वहाँ पे हमें दिखाई देता है, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उसका स्टेबलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट विच वी कॉल इट एज अ रेजोनेंस। ठीक है, तो ये रेजोनेंस के बारे में हमने एक जानकारी ली थी। अब रेजोनेंस किसने दिया, क्या दिया, वो सब बातें हमें देखने की और ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी आर नॉट इन अ हिस्ट्री, वी आर इन अ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये बातें हमें वहाँ पे नहीं चाहिए। रेजोनेंस क्यों इमर्ज हुआ है ये तो हमें पता होना चाहिए और ये आपको भी मालूम होना चाहिए। इन टुडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू हैव अगेन टॉपिक ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अगेन हम प्लस आर और माइनस आर डायरेक्टली नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, अभी भी मैं बता रही हूँ वी आर इन अ बेसिक्स ऑफ रेजोनेंस। स्किप करके मत ये लेक्चर्स आगे आगे मत बढ़ाओ, वहाँ पे इंटू 2 की स्पीड में मत देखो, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। अब ऊपर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे ऊपर लिखा है कि रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस। रेजोनेंस जब हम लिखते हैं, रेजोनेंस हम आगे लिखने वाले हैं, ठीक है, रेजोनेंस को लिखने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे रूल्स होते हैं कि IUPAC में हमने रूल देखे हैं कि इस तरीके का अगर कंपाउंड मिला तो हमें नंबरिंग इस तरीके से ही करनी है, नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से ही करनी है। ये जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ भी आपके लिए ये रूल्स रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, बहुत अच्छे से समझ लो। फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब निकलेंगे या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब मैं बनाऊंगी तब ये रूल्स फिर से एक्सप्लेन नहीं होंगे। ठीक है, फर्स्ट रूल यहाँ पे देखो, ऑल द एटम्स, ठीक है, ऑल द एटम्स इन्वॉल्व इन अ पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, रेजोनेंस लिखने का पहला रूल क्या है, आप देखते ही स्ट्रक्चर का रेजोनेंस बनाने के लिए नहीं जा सकते। रेजोनेंस जो होता है वो रेजोनेंस पहले स्टार्ट करने के लिए आपका पहला रूल ये है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये जो है पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जितने भी एटम्स वहाँ पे है, ऑल द एटम्स इन्वॉल्व इन अ पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम शुड बी लाई इन अ सेम प्लेन। वो एक प्लेन में होने चाहिए, वो ऐसा नहीं कि एक जो एटम है वो दूसरे प्लेन में है। वहाँ पे टोटल कॉन्जुगेटेड सिस्टम में 4 एटम है और आप बोल सकते हो कि नहीं नहीं कॉन्जुगेटेड में 3 है और एक दूसरे प्लेन में, तो क्या हम रेजोनेंस लिख सकते हैं? आप रेजोनेंस नहीं लिख सकते। इट इज़ द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल वही है कि ऑल द एटम्स इन्वॉल्व इन अ पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम शुड बी लाई इन अ सेम प्लेन। वो आपके एक ही प्लेन में वहाँ पे होना चाहिए। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नोट। ठीक है, ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, मोर स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज़ द वन विच इज़ हैविंग लो एनर्जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जिसकी एनर्जी लो होती है, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी वहाँ पे क्या होता है, स्टेबल होता है। अब ये जो पॉइंट है बच्चों, ये कहाँ से आया है ये मैं आपको बता रही हूँ कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड आपको देते हैं बिकॉज रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख के ही हम फाइनली जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। सो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं दे कंट्रीब्यूट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड ऑल दो स्ट्रक्चर्स दे आर हैविंग एनर्जी, स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनर्जी होती है। तो वहाँ पे अगर आप देखो तो वहाँ पे वो जो पर्टिकुलर रेजोनेंस हाइब्रिड है या ये जो स्ट्रक्चर्स है उनकी एनर्जी, उनकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, हम अगर वहाँ पे देखें कि हमें चूज़ करना है कि वेदर द स्ट्रक्चर इज़ लेस स्टेबल और मोर स्टेबल, आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक एस्पेक्ट है यहाँ पे कि आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, उसकी एनर्जी के बारे में आपको देखना होगा। जितनी लो एनर्जी रहेगी
उस पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की या रेजोनेंस हाइब्रिड की, उतना वो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। काफ़ी सिंपल पॉइंट है, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में ये सब पॉइंट्स आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज़ मोर स्टेबल व्हेन। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल है, ये तो हमने वहाँ पे क्या किया, एक पॉइंट से गेस किया कि जब एनर्जी लो होती है तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कहा जाता है। और हमने पहले ये भी पढ़ा है कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है ना, वो रेजोनेंस हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज इट इज़ हैविंग लो एनर्जी। बट यहाँ पे कुछ और भी एस्पेक्ट्स है कि जहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, स्टेबल है या नहीं, ये देखने के लिए ये कुछ एस्पेक्ट यहाँ पे दिए हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज़ मोर स्टेबल व्हेन, सबसे पहले मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपको चूज़ करना होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, स्ट्रक्चर की बात हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइब्रिड, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो सकता है, सपोज जिस पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड्स आपको मिलेंगे, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, ये एस्पेक्ट आपको बोल रहा है। मोर नंबर ऑफ एटम्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट और ड्यूप्लेट, वो स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे जो भी एटम्स है, ठीक है, वो एटम अगर ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं या वो एटम अगर ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं तो वो एटम्स उसमें ज़्यादा होने चाहिए। देखो, मोर नंबर ऑफ एटम्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। कंप्लीट ऑक्टेट हो जो जिसके है या कंप्लीट ड्यूप्लेट जहाँ पे ये एटम्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, कि जो एटम्स का ऑक्टेट ज़्यादा कंप्लीट हुआ है या ड्यूप्लेट ज़्यादा कंप्लीट हुआ है, वो एटम्स जो रहेंगे, वो एटम्स जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपको मिलेंगे, वो स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। अब थर्ड, लेस सेपरेशन इफ़ एनी ऑफ अपोजिट चार्जेस का जो भी सेपरेशन यहाँ पे होगा वो वहाँ पे कम होना चाहिए। ये काफ़ी सिंपल पॉइंट है। डी पॉइंट देखो, निगेटिव चार्ज भी शुड बी ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज भी शुड बी ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है ना, यहाँ से हम बहुत से पॉइंट्स जो है ना वो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जब आप 12th में जाओगे या आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर सपोज़ ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, वहाँ पे ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रही हूँ, रैंडम एग्जांपल है, उसे सिर्फ आपको सुनना है कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है उनके बीच में एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज, और दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज। सो अब आपका कन्फ्यूजन होगा कि विच स्ट्रक्चर इज़ मोर स्टेबल। तो आपको वही यहाँ पे बोला गया है कि अगर ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो एक्सपेक्टेशन के वहाँ पे अनुसार क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज जिसमें होगा या कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जिसमें होगा, वो स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो जैसा है वैसा उसे अगर ट्रीट किया गया तो वो स्ट्रक्चर वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑक्सीजन के ऊपर ऑब्वियसली अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर अगर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो निगेटिव चार्ज को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है, ठीक है। कार्बन उतनी अच्छी तरीके से हैंडल नहीं करेगा बिकॉज कार्बन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन। तो यही उनका बोलना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाए और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए तो वो स्ट्रक्चर हमारे लिए ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, ये हम कंसिडर कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है। एंड यहाँ पे मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्जेस जहाँ पे बन रहे हैं उनका डिस्पर्स वो ज़्यादा वहाँ पे होने चाहिए, वो स्ट्रक्चर को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर मान सकते। सो बेसिकली ये क्या है कि दीज आर सम रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस।
एक्चुअल में यहाँ पे सिर्फ रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस उतना ही नहीं दिया है उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि रेजोनेंस जो है वो रेजोनेंस कहाँ पे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और कहाँ पे कम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। पहले का लेक्चर अभी का लेक्चर जो है वो इंटू 2 की स्पीड में प्लीज़ मत देखो। ये लेक्चर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आपका फोकस ये रहेगा कि मैम कब प्लस आर और माइनस आर स्टार्ट करेंगे। उतना कुछ है नहीं उसमें। प्लस और माइनस आर स्टार्ट करने के लिए वो मैं 15 मिनट्स में 20 मिनट्स में भी कंप्लीट कर सकती हूँ। बट रेजोनेंस जो है वो अच्छे से समझने के लिए ये बेसिक्स है, 11th के बेसिक्स है, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। जो 11th के बच्चों को भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो 11th से 12th में गए हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज 12th स्टैंडर्ड में वो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स, काफ़ी सारे रिएक्शंस मैकेनिज़्म ऐसे देखने वाले हैं कि जहाँ पे रेजोनेंस बहुत काम में आएगा और रेजोनेंस वहाँ पे की फैक्टर होगा फॉर स्टेबिलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है। सो ये पॉइंट्स जब मैं बोल रही हूँ उनको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। हो सकता है ये आपको बहुत थियोरेटिकल लग रहा होगा कि ये थियोरेटिकल है मैम, ये थोड़ी ना हम पढ़ेंगे, ये होगा वो होगा, बट ऐसा नहीं है। जब जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आते जाएंगे वैसे वैसे वो आपको समझता जाएगा। यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये एग्जाम्पल्स हर एक पॉइंट में नहीं दिए हैं बिकॉज आगे मैं कुछ एग्जाम्पल लेने ही वाली हूँ, तो उस एग्जाम्पल में कुछ पॉइंट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो आगे हम कुछ और स्टार्ट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैं वहाँ पे ले रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स है वो हम वहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे सो दैट ये जो रूल्स हमने पढ़े हैं, प्रीवियस वाला इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है, हमें वो क्लियर है या नहीं वो देखने के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है। अब ये जो 2 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हैं वो अलग अलग क्वेश्चंस है और हो सकता है मे बी कुछ लोगों को ये सिंपल लग रहे हो, बट एज अ रिविजन, एज अ बेसिक ऑफ रेजोनेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे देखो, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ HCOO माइनस आयन। What is HCOO minus ion? HCOO minus ion is a formate ion. Formate ion कहा जाता है। कहाँ से आता है वो? ये जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड है। ये फॉर्मिक एसिड को अगर आपने आयनाइज कर दिया तो क्या मिलता है आपको? O माइनस एंड H प्लस आपको मिलता है। इंडक्टिव इफेक्ट में ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। द थिंग इज़ फॉर्मेट आयन यहाँ पे है और ये जो फॉर्मेट आयन है ये वाला, इसका ही रेजोनेंस आपको देना है एंड आपको जो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उनके स्टेबिलिटी के बारे में भी कमेंट करना है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम देखेंगे यहाँ पे। अब देखो पहले ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो देखो। HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लुईस स्ट्रक्चर्स जो है वो कैसे निकालते हैं। स्ट्रक्चर्स कैसे निकालते हैं पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो लेक्चर नहीं ले रही हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे निकाले जाते हैं, बट एटलीस्ट ठीक है, स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है वो कैसे निकाले जाते हैं उसका अगर प्रायर नॉलेज हो तो ये काफ़ी आपके लिए आसान हो सकता है। यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जिस यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन पे क्या है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप बोलोगे कि मैडम यहाँ पे रेजोनेंस बनेगा क्या? सबसे पहले रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस हमने देखा था, उसमें पहला ही रूल हमने देखा है कि जो भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सामने दिखाई दे रहा हो वहाँ पे क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेटेड पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम होनी चाहिए, या तो फिर ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए कि ऐसा एटम होना चाहिए कि जिसके पास p ऑर्बिटल वहाँ पे हो और वो मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड हो। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन तो है ही यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है। रेजोनेंस इसका बन सकता है। क्या ये सेम प्लेन में है क्या? बिल्कुल ये सेम प्लेन में है, ये वहाँ पे सेम प्लेन में है। ठीक है।
अब यहाँ पे अगर आप देखो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हो, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन काफ़ी है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत है यहाँ पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। आपने क्या कहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो हो गया। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है उसका डीलोकलाइजेशन हो गया। तो किस तरीके से हम रेजोनेंस दिखा सकते हैं, देखो H एज इट इज़ लिखना है, C यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन बन जाएगा। तो अगर आपने ये पॉइंट यहाँ पे देखा तो इस पॉइंट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से समझने की यहाँ पे कोशिश करो। दोनों भी स्ट्रक्चर, चाहे वो फर्स्ट स्ट्रक्चर हो चाहे वो सेकंड स्ट्रक्चर हो, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में अगर आपको कमेंट करना है, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में अगर आपको कमेंट करना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी कौन कौन से पॉइंट्स पे होती है। सबसे पहले तो जिस स्ट्रक्चर में कोवैलेंट बॉन्ड सेम है, यहाँ पे तो कोवैलेंट बॉन्ड सेम दिखाई दे रहे हैं। सेकंड हमने देखा है कि जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, ठीक है, जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें देखना पड़ेगा कि मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्जेस मिल रहे, यहाँ पे वैसा ही है, यहाँ भी आपको उसी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अगर आप देखो तो और एक पॉइंट हमने लास्ट में देखा था कि निगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या वो यहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, तो ऑक्सीजन तो दोनों भी स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है, निगेटिव चार्ज को होल्ड करके बैठा है। तो दोनों भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को अगर कमेंट करने की कोशिश करो तो दोनों भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सेम रहेगी, ठीक है। अगर देखने से ही पता चल रहा है, देखो दोनों भी स्ट्रक्चर देखने में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ द रेजोनेंस, डबल हेडेड एरो से आप क्या कर रहे हो, रेजोनेंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो जो भी रूल्स हमने देखे हैं कि रूल्स ये कैसे ड्रॉ किया जाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, इस तरीके से अगर आपको देखना है तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं वो स्टेबल स्ट्रक्चर्स भी वहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो ये यहाँ पे रहेगा इस तरीके से, ठीक है। अब अगर आपको किसी ने कहा यहाँ पे कि क्या करना है आपको, आपको ना इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है वो प्रिपेयर करना है। रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसे प्रिपेयर करोगे, देखो जो भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, वो कौन से पर्टिकुलर एंगल में है, इस पर्टिकुलर एंगल में ही इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे H C, यहाँ पे अगर आप देखो तो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस था, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। कभी यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है तो कभी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हम डॉटेड करके क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड जब आप निकालते हो तो पोजीशन जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन काफ़ी अच्छे से देखने की कोशिश करो कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रही है। तो वो उस पर्टिकुलर इसमें आपको समझ में आएगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो पहला वाला क्वेश्चन था कि फॉर्मेट आयन जो है वो इस तरीके से निकालते हैं, फॉर्मेट आयन की जो स्टेबिलिटी है वो इस तरीके से हमने दिखा दी है। अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उस पर हम मूव करते हैं। सेकंड वाला ये क्वेश्चन था। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है उन्होंने, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने क्योंकि उतनी जगह नहीं है यहाँ पे। ये जो यहाँ पे डाईमिथाइल ईथर है, ठीक है, या यहाँ पे ये जो नाइट्रोमीथेन है, यहाँ पे ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटाडाइन जो है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको क्या करना है, रेजोनेंस हम निकाल सकते हैं या नहीं ये भी देखना है, और दूसरी बात यह है कि रेजोनेंस कैसे निकालोगे वो भी यहाँ पे निकाल के दिखाना है। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर आप देखो तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, आप खुद सोचो कि हमें रेजोनेंस मिल सकता है क्या, रेजोनेंस इस स्ट्रक्चर में हमें मिल सकता है क्या। ये डाईमिथाइल ईथर का जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के रखा है,
तो उसमें रेजोनेंस हम दिखा सकते हैं क्या? यहाँ पे हम रेजोनेंस नहीं दिखा सकते। इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे आपके पास पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, ठीक है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये अल्टरनेट वाला जो सिस्टम होता है वो ये आपके पास नहीं है, या ऐसा भी कोई एटम नहीं है जो मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड हो कि जिसके पास p ऑर्बिटल का प्रेजेंस हो। यहाँ पे आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा मल्टीपल बॉन्ड, तो रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबल होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता फर्स्ट स्ट्रक्चर में। सेकंड स्ट्रक्चर देखो, मैं यहाँ पे फिर से सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो निकालती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सेकंड स्ट्रक्चर है नाइट्रोमीथेन का। कैसे लिखा है उन्होंने? नाइट्रोमीथेन जो है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नाइट्रोमीथेन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आता है और सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव आता है। तो ये स्ट्रक्चर्स जो है ये बनाने आने चाहिए आपको, थोड़ा सा मतलब उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 11th स्टैंडर्ड में वैसे भी है, लुईस स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसे बनाते हैं, किस तरीके से फॉर्मल चार्ज हम देते हैं। ये चार्ज जो मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ क्यों नहीं दिया, इसके कुछ रीजंस है। ये रीजंस हम अभी नहीं पढ़ रहे, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ये पार्ट आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अभी वो हम नहीं पढ़ रहे। सो अभी जो मैंने दिया है उसके ऊपर आप क्या करो, फोकस करो। तो यहाँ पे नाइट्रोमीथेन है, ठीक है, ये है नाइट्रोमीथेन, ठीक है। तो नाइट्रोमीथेन में क्या हुआ है, क्या दिखाई दे रहा है? नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो सिंगली बॉन्डेड है टू द नाइट्रोजन, ये निगेटिव चार्ज लेके बैठा है, ठीक है। मतलब और एक पॉइंट यहाँ पे आपको मिल गया कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन है, ठीक है, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज हमेशा के लिए आपको मिल रहा है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को अगर आप कंपेयर करते हो तो कंपैरिजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। रही बात रेजोनेंस इसका जो है वो प्रिपेयर करने की, कैसे प्रिपेयर होगा रेजोनेंस? देखो पहले होगा या नहीं ये भी सोच लो। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस तो बन सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा एटम भी है यहाँ पे कि जो मल्टीपल बॉन्ड में अटैच्ड है, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के पड़े हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये जो अगर इलेक्ट्रॉन रिच है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएंगे, ये लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से डीलोकलाइजेशन आपको दिखाई देगा उस पर्टिकुलर नाइट्रो ग्रुप में। यहाँ पे CH3 वाला जो ग्रुप है, CH3 वाले ग्रुप में आपको कुछ भी नहीं करना है, वहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, देखो डीलोकलाइजेशन दिखाते वक्त यहाँ पे मैंने एरो से डीलोकलाइजेशन दिखाया है इलेक्ट्रॉन्स का। अब यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे CH3 नाइट्रोजन एज इट इज़, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड इस तरीके से, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड इस तरीके से, ये निगेटिव चार्ज, यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज। सो ये क्या हुआ, ये हुआ फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोमीथेन, ये हुआ सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोमीथेन, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस दिखा सकते हैं को, मतलब एक ही प्लेन में है, चाहे नाइट्रोजन ऑक्सीजन और CH3 हो, एक ही प्लेन में आपको मिल रहे। तो यहाँ पे ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि एक ही प्लेन में है, रेजोनेंस मिलेगा। कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम है, फ्री मतलब वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी है, आपको यहाँ पे रेजोनेंस मिलने के चांसेस है, ठीक है। अब हो गया थर्ड वाला, क्वेश्चन 2 में ही थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है वो हम बना के देखते। कौन सा ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर, क्या नाम है इसका? यहाँ पे इसका नाम है ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने निकाला। अब ब्यूटा 1,3 डाइन में यहाँ आपको देखना है कि सबसे पहले जो एटम्स यहाँ पे है, कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम दिखाई दे रहा है, पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बेस्ट है, बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सब एटम्स जो है जो पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, दे लाई इन अ सेम प्लेन, दे आर इन अ सेम प्लेन इन दिस एग्जाम्पल। सो हम डायरेक्टली रेजोनेंस कैसे लिखते हैं उस पे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है,
ये सिंगल है, ये डबल है, पोजीशन चेंज हो जाएगी, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ से करो या यहाँ से करो, पाई इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे मिलेगा और ये इलेक्ट्रॉन मूव होके यहाँ पे आ जाएंगे। देखो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस तरीके से, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे देखते हो तो CH2 जो है, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यहाँ पे होगा CH एज इट इज़, डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट हो गया डबल बॉन्ड, फिर से यहाँ पे CH एंड यहाँ पे CH2 विथ अ नेगेटिव चार्ज, CH2 विथ अ नेगेटिव चार्ज। सो इस तरीके से आप 1,3 ब्यूटाडाइन या ब्यूटा 1,3 डाइन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब पॉजिटिव किस पे आएगा, नेगेटिव किस पे आएगा, ये समझना चाहिए कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहाँ पर्टिकुलर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड अगर यहाँ आ जाएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, देखा है हमने रेजोनेंस में होता क्या है, जहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग आपको दिखाई देती है। सो ये एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, जो हमने रूल्स देखे, रेगुलेशंस देखे कि रेजोनेंस कहाँ पे मिल सकता है, रेजोनेंस कहाँ पे आपको मतलब मिलेगा, या रेजोनेंस लिखने के कौन कौन से तरीके हैं, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब आप कोई भी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो, कोई भी एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देखो, आप ये भी एग्ज़ाम्पल लो, हर एक एग्ज़ाम्पल में आपको ये दिखाई देगा कि जो भी एटम पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में वहाँ पे इन्वॉल्व है, जो भी एटम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, उसका ऑक्टेट या अगर ड्यूप्लेट कंप्लीट होना है वो कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप रैंडमली चूज़ करो। देखो कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। इस कार्बन के जो 4 वैलेंसीज है वो कंप्लीट है, यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉन्ड उसने बना के रखा है। नाइट्रोजन जो है वो वहाँ पे 4 बॉन्ड नाइट्रोजन ने बना के रखे हैं, मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4 बॉन्ड मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो ये है ऑक्सीजन, इसको देखो, ठीक है, ये भी ऑक्सीजन कैसा है विथ वहाँ पे, मतलब इतना यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है कि साइड वाले जो एटम्स है उनका ऑक्टेट हम देखें, बट वहाँ पे देखना चाहिए बिकॉज हमने वो रूल देखा है कि एटम्स का ऑक्टेट या तो फिर उसका ड्यूप्लेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। देखो ये ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, काउंट करना आना चाहिए कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते। यहाँ पे ये ऑक्सीजन का देखो, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी रैंडमली चूज़ करो, ये वाला है ये चूज़ करो। यहाँ पे ये भी अगर आपने चूज़ किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि कार्बन यहाँ एक बॉन्ड बना के रखा है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना के रखा है। कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए